हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम हिस्ट्री की कक्षा 8 की पुस्तक पढ़ रहे हैं जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है और इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी किसी अन्य एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आपसे पूछा जाता है तो आप इस बुक्स को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। कक्षा 6 और 7 की बुक्स को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। लर्नर्स, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि आपको मिलते हैं ऐसे फीचर्स जो आपके तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीटेट 31 जनवरी 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सीटेट की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और अभी भी आपको लगता है कि आपकी जो सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो सीटेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है, टेंशन है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसमें आपको हिंदी, मैथ्स, सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे से बारीकी से करवाई जाएगी। तो आपने अगर अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके पूरी तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। तो आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण। और यहाँ हम कुछ कारण पढ़ रहे हैं, जैसे भारत की राजनीतिक एकता, अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक ऐसे सांचे में ढालना आरंभ कर दिया जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीच बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना जो थी वो पनप चुकी थी। तीव्र परिवहन भी इसका एक कारण था। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनाई गई। पक्के मार्गों का एक जाल बिछ चुका था। डाक तथा संचार व्यवस्था भी आ चुकी थी। 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। तो लोगों के जो संदेश थे वो आसानी से एक दूसरे तक पहुंच रहे थे। नए बुद्धिजीवी वर्ग भी सहायक थे कि अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे, जैसे उनमें वकील होते थे, कनिष्ठ प्रशासक, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि होते थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार जो थे भारतीयों के लिए बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने और भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजी भाषा भी एक इसका महत्वपूर्ण मुद्दा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन था और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के माध्यम से अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, तो जिसमें कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सकें। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका ने तो क्रांति ही ला दी थी। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, तो ये संवाद कौमुदी जो है वो एक बंगाली न्यूज़पेपर है और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था।
सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंदू एवं अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंदमठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अंग्रेज शासकों का नस्लीय विदंभ भी इसका एक प्रमुख कारण बना। आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी और भारत की सभी आर्थिक नीतियां कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन और विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गईं। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बदली किसकी चढ़ती थी? हमेशा भारतीय हितों की होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेखित किया है और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह के एग्जाम से पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत पर कौन सी पुस्तक लिखी गई या द थ्योरी ऑफ ड्रेन के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई या किसने लिखी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। और किसके द्वारा की गई है? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। इसके बारे में भी शायद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ और उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला जो चरण है वो है 1885 से 1919 तक का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट और संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षक, मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था। दूसरा था 1919 से 1947 के अग्रिम चरण में, जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये भी आपको याद रखना है, सन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब हुई और किसके द्वारा हुई, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ फिरोज शाह मेहता, S. सुब्रमण्यम अय्यर, P. अंगद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पहले अधिवेशन जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी कि जो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई वो A.O. ह्यूम ने की, 1885 में की, और जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। और कहाँ पर हुआ ये भी आप ध्यान रखें, ये हुआ था बम्बई में। पहला जो अधिवेशन हुआ है वो बम्बई में हुआ है, 1885 में हुआ है। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885, ये इस तरह से मीटिंग होती थी, उसके अधिवेशन कहा जाता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार को अभिव्यक्त करना था। इसके बारे में कई सारे जो नीतियां थी उसके बारे में कई सारे प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस की दो विचारधाराएं थीं, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो हर चीज़ जब भी कोई अधिवेशन होता है या कोई संगति हुई है, बाद में वो धीरे धीरे चीज़ बढ़ चुकी है, क्योंकि जो लोग होते हैं
उनकी जो विचारें होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो दो भागों में अक्सर बट जाया करते थे। एक हो जाता था नरम दल और दूसरा है गरम दल। नरम दल की बात करें, कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है नरम दल। तो वे क्या कहलाए? उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए तो प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा करेंगे। और नरम दल में जो नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और सच्चिदानंद सिन्हा। ये नरम दल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गरम दल, यानी कि गरम खून वाले। 19वीं शती के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम बाल, लाल और पाल कहते हैं, बाल, लाल और पाल कहते हैं, ये कौन से दल के थे? ये गरम दल के नेता थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी और बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। तो ये सारा ही चीज़ आप ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। और वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों और तरीकों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, ये आप सोच सकते हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बंग भंग आंदोलन। तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में 2 भागों में विभाजित कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया, परंतु वास्तविक कारण हिंदू व मुसलमान लोगों में फूट डालना था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत के 2 हिस्सों में को बांट दिया, और एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा था पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे, उसका विभाजन कर दिया। सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं व आंदोलन किए गए। नरम और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी बीच एक और दल बना, एक और लीग बना जिसे कहते हैं भारतीय मुस्लिम लीग, और ये बना 1906 में। तो देखिए, ध्यान रखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, ठीक नेक्स्ट ईयर भारतीय मुस्लिम लीग बना है। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भी चले। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार करना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बेचे जाते थे, बनाए जाते थे, उनका बहिष्कार करना। और दूसरा स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा और वे कहते हैं हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, हम अपनी अपनी पंचायत व कचहरी चलाएंगे और हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली थी और इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इन आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया। बंगाल के संध्या और युगांतर के बारे में कई बार पूछा गया है। महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। मानले मिंटो सुधार 1909 में बना, ये भी आप ध्यान रखें, 1909 में। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। 6 में मुस्लिम लीग और 1909 में माले मिंटो सुधार। इस तरह से आप क्रम से याद रखें तो आसानी से ध्यान रहेगा आपको। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी बना दिया, लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। गदर पार्टी युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो जो क्वेश्चन पहले भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये आंसर आपका क्या होगा? लाला हरदयाल होगा। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह, उबैदुल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह भकना अधिक सक्रिय थे। और गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर नाम से प्रकाशित होता था और इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो गदर नाम का जो पत्र था ये भी लाला हरदयाल जी के द्वारा ही चलाया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे एक और क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है, होम रूल आंदोलन। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया और ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। युद्ध काल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले इंग्लैंड की सरकार भारत की स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएं घोषित करेगी और कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे जिससे स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था और इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेसों के दोनों नरम और गर्म दलों और दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया और इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिए, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। सन 1895 और 1905 में एक छोटे एशियाई देश जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराया था और इन देशों की हार ने यह बता दिया कि सिर्फ बड़े देश तथा पश्चिमी देशों का शक्ति में एकाधिकार नहीं है। उनकी इस हार ने गर्म दल की सोच को काफ़ी प्रभावित किया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ध्यान रखें, और इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान देश थे। अमेरिका भी बाद में इंग्लैंड और उसके पक्ष वाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। तो ये था चैप्टर और काफ़ी सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में पढ़ने लायक, जानने लायक और याद रखने लायक, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तो यहाँ कुछ 2 क्वेश्चन हैं बहुविकल्प, इनको कर लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो जब उसका स्थापना हुई
और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। 1885 में हुआ। और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो व्योमकेश बख्शी के द्वारा। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।